हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे समष्टि अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं के बारे में, जिससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। रिवीजन सीरीज चल रहा है तो हर एक चीज को इंपॉर्टेंटली पढ़ना जरूरी है। तो समष्टि अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं की जब हम जिक्र करते हैं, बात करते हैं, आज है डे 2, डे 1 ऑलरेडी हो चुका है। अब जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो यहाँ पर जब हम मूलभूत अवधारणाओं की बात करते हैं, किसकी? समष्टि अर्थशास्त्र की। समष्टि अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणा। अब बात करेंगे कि मूलभूत अवधारणा है क्या। मूलभूत अवधारणा का मतलब होता है समष्टि अर्थशास्त्र को पढ़ने के लिए, समझने के लिए जो मेनली छोटी छोटी बातें होनी चाहिए वो सब। जैसे मूलभूत अवधारणाओं की बात करते हैं तो सबसे पहला टर्म होता है वो है वस्तुएं। इसका मतलब गुड्स। ठीक है, वस्तुएं। वस्तुएं क्या है? वो सब कुछ जिनका प्रयोग हम अपने डेली लाइफ में करते हैं उनको वस्तुएं कहते हैं। चाहे वो वस्तुएं जो भौतिक रूप से हमारे सामने अवेलेबल है, चाहे वो वस्तुएं जिनकी सेवाओं का हम प्रयोग करते हैं जो अभौतिक या फिर ऐसी ही प्रयोग जिनको हम देख नहीं सकते। तो जब वस्तुओं की बात करते हैं तो वस्तुओं के प्रकार समझना पड़ेगा। वैसे अलग अलग विषय में, अलग अलग सब्जेक्ट में वस्तुओं को अलग अलग तरीके से कैटेगराइज किया गया है, लेकिन अर्थशास्त्र में वस्तुओं की अगर समझे तो इसकी बेसिकली दो अलग अलग कैटेगरी है। पहले कैटेगरी में बताया जाता है मध्यवर्ती वस्तुएं। मध्यवर्ती वस्तुएं, ठीक है, और जिसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स। और इसी कैटेगरी की दूसरा है वो है अंतिम वस्तुएं। अंतिम वस्तुएं, जिसको नॉर्मली हम क्या बोलते हैं? फाइनल गुड्स बोलते हैं। फाइनल गुड्स, अंतिम वस्तुएं और मध्यवर्ती वस्तुएं। वही अगर इसी की दूसरी कैटेगरी की बात करते हैं तो सेकंड कैटेगरी में हमारा जो आता है वो है उपभोक्ता वस्तुएं। उपभोक्ता वस्तुएं, जिसको हम क्या बोलते हैं? कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स। और दूसरा है उत्पादक वस्तुएं। उत्पादक वस्तुएं, ठीक है, यानी कि प्रोड्यूसर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स। अब इन वस्तुओं को हमें डिटेल से समझना पड़ेगा कि आखिर मध्यवर्ती वस्तुएं क्या, अंतिम वस्तु क्या, उपभोक्ता वस्तुएं, उत्पादक वस्तुएं क्या। एक एक करके शुरुआत करते हैं। शुरुआत करते कहां से? शुरुआत करते हैं मध्यवर्ती वस्तु। नंबर 1, मध्यवर्ती वस्तुएं। मध्यवर्ती वस्तुएं किसे बोलते हैं? मध्यवर्ती वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो उत्पादन की प्रक्रिया में, वे वस्तुएं, कौन सी वस्तुएं? जिन्हें अंतिम वस्तुओं में बदला जाता है। जिन्हें अंतिम वस्तुओं में बदला जाता है, ठीक है। वे वस्तुएं जो पुनः बिक्री के लिए होता है, पुनः बिक्री के लिए प्रयोग होता है। मतलब इन वस्तुओं को थोड़ा सा चेंज करके हम दोबारा यूज कर सकते हैं। वे वस्तुएं जब भी कहां होती हैं? वो वस्तुएं जो अभी उत्पादन प्रक्रिया में होती हैं, मध्यवर्ती वस्तुएं होती हैं, ठीक है। वे वस्तुएं जिनका प्रयोग उपभोक्ताओं के द्वारा नहीं होता है, ठीक है। या वे वस्तुएं जिनके मूल्य में वृद्धि होना होता है। कई तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं मध्यवर्ती वस्तुएं, कि वे वस्तुएं जिनका प्रयोग अंतिम वस्तुओं के उत्पादन के लिए किया जाता है, जिनको अंतिम वस्तुओं में बदला जाता है, उनको हम मध्यवर्ती वस्तुएं कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर चीनी का उत्पादन करना है तो चीनी के उत्पादन करने के लिए प्रयोग होता है किसका? गन्ने का। तो ये जो गन्ना है ये हमारी मध्यवर्ती वस्तुएं हैं। वहीं पर अगर हमें मिठाई तैयार करनी है तो मिठाई तैयार करने के लिए क्या चाहिए? चीनी चाहिए। तो यहाँ पर चीनी मध्यवर्ती वस्तुएं हैं। तो ये हमारी मध्यवर्ती वस्तुएं हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, हमें जो है कुर्सी तैयार करना है तो कुर्सी तैयार करने के लिए क्या चाहिए? लकड़ी चाहिए। तो लकड़ी हमारा मध्यवर्ती वस्तुएं हैं। तो वे वस्तुएं जिनका प्रयोग करते हुए अंतिम वस्तु का उत्पादन होता है
उसको हम मध्यवर्ती वस्तु कहते हैं। इन वस्तुओं को दोबारा से बिक्री की जाती है, ये उत्पादन प्रक्रिया में ही होता है। क्यों? क्योंकि इनको पूरी तरीके से उत्पादन के लायक, प्रयोग के लायक या फिर उपभोग करने के लायक अभी तैयार नहीं किया गया है। ऐसी वस्तु को हम मध्यवर्ती वस्तुएं कहते हैं। मध्यवर्ती वस्तु का समझने के बाद दूसरा जो आइटम है समझना है वो है अंतिम वस्तुएं। अंतिम वस्तुएं, फाइनल गुड्स। अंतिम वस्तु का डिफाइन करेंगे तो इसको कह सकते हैं हम कि वे वस्तुएं जिनको उपभोक्ताओं द्वारा अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब वे वस्तुएं होती हैं जो उपभोक्ताओं की आवश्यकता की पूर्ति करती है, उन्हें अंतिम वस्तुएं होती हैं। इनकी विशेषता यह है, यह उत्पादन प्रक्रिया से बाहर होती है। उत्पादन प्रक्रिया से बाहर होती है। ठीक है। नंबर 2, यह पुनः बिक्री के लिए नहीं होती है। ठीक है, मतलब ये अब दोबारा बिक्री, इसका उपभोग ही किया जाएगा, इसका अंतिम रूप से उपभोक्ताओं के द्वारा प्रयोग किया जाता है, जबकि मध्यवर्ती वस्तु का प्रयोग उत्पादकों के द्वारा किया जाता है। तो उनके अंतिम वस्तु के नाम से जानते हैं। जब अंतिम वस्तु को इतना पूरा कर लेते हैं, जो नेक्स्ट टर्म आता है वो है हमारा तीसरा पॉइंट, उपभोक्ता वस्तुएं। उपभोक्ता वस्तुएं या फिर उपभोग वस्तु के नाम से भी इनको जाना जाता है, कंज्यूमेबल गुड्स, उपभोग वस्तुएं। तो उपभोक्ता वस्तुएं, उपभोग वस्तु किसे कहते हैं? यह वो वस्तुएं होती हैं जिनका उपभोग या प्रयोग कौन करता है? उपभोक्ता के द्वारा किया जाता है। उपभोक्ता के द्वारा। अब ये उपभोक्ता कोई भी हो सकता है, एक उत्पादक भी हो सकता है या घरेलू व्यक्ति भी हो सकता है। तो यहाँ पर घरेलू उपभोक्ता वस्तुएं, तो इसको हम दो प्रकार से कह सकते हैं। उपभोक्ता दो प्रकार से होता है, एक घरेलू उपभोक्ता, ठीक है, कौन कौन हो सकता है? एक होता है घरेलू उपभोक्ता, एक दूसरा है उत्पादक उपभोक्ता। ठीक है। घरेलू उपभोक्ता क्या करता है? घरेलू उपभोक्ता अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रयोग करता है, अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए उपभोग करता है। जबकि जो उत्पादक उपभोक्ता होता है वो उत्पादन प्रक्रिया के लिए बस प्रयोग करता है, वस्तुओं का प्रयोग करता है। जैसे कच्चा माल हो गया, प्रयोग कर लिया, जैसे मशीनों का प्रयोग कर लिया, तो ऐसे वस्तुओं को उपभोक्ता वस्तुओं के नाम से हम जानते हैं। तो जब उपभोक्ता वस्तुओं को हम पढ़ते हैं तो उपभोक्ता वस्तुओं को ध्यान में रखिएगा, इनको अलग अलग कैटेगरी में बताया जाता है। तो प्रयोग के आधार पर, किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर उपभोक्ता वस्तुओं के प्रकार। तो प्रयोग के आधार पर उपभोक्ता वस्तुओं को कितने प्रकार में बांटा गया है? इसको बांटा गया 4 प्रकार में। सबसे पहला जिसको बोलते हैं टिकाऊ वस्तुएं। टिकाऊ वस्तुएं इंग्लिश में बोलते हैं ड्यूरेबल गुड्स। ठीक है, कौन सी वस्तुएं होती है? ड्यूरेबल गुड्स। दूसरी प्रकार की वस्तुएं अर्ध टिकाऊ वस्तुएं, अर्ध टिकाऊ वस्तुएं। ठीक है। तीसरा है आपका गैर टिकाऊ वस्तुएं, गैर टिकाऊ वस्तुएं। और चौथा है, ठीक है, ये है आपका गैर पदार्थ वस्तुएं, गैर पदार्थ वस्तुएं। तो यहां पर 4 प्रकार की वस्तुएं होती हैं जिसको प्रयोग के आधार बताया जाता है। एक है टिकाऊ वस्तुएं, अर्ध टिकाऊ वस्तुएं, गैर टिकाऊ वस्तुएं और हो गया गैर पदार्थ वस्तुएं। तो जब हम टिकाऊ वस्तु की बात करते हैं, वे वस्तुएं जिनका प्रयोग
जिनका प्रयोग किसके लिए होता है? लंबी अवधि तक होता है। कब तक के लिए होता है? ऐसी वस्तुएं जिनका प्रयोग लंबी अवधि तक होता है उनको हम टिकाऊ वस्तुएं कहते हैं। मतलब एक उपभोक्ता अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए इन वस्तुओं को लंबे समय तक लगातार प्रयोग करता है। ठीक है, लंबी अवधि तक क्या करता है? लगातार प्रयोग करता है, तो ऐसी वस्तु को टिकाऊ वस्तुएं कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या कहा जाता है? जैसे हम कार की बात कर लेते हैं, ठीक है, जैसे हम फॉर एग्जाम्पल मोबाइल की बात करते हैं, सालों दर साल चलता रहता है। जैसे हम टीवी की बात करते हैं, जैसे हम फॉर एग्जाम्पल वॉशिंग मशीन की बात करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम इसमें तमाम जो बड़ी बड़ी चीजें आती है उन सब की बात कर लेते हैं, उन्हें टिकाऊ वस्तु कहते हैं। लेकिन वो वस्तुएं अर्ध टिकाऊ वस्तुएं जिनका प्रयोग कई बार होता है, जिनका प्रयोग कई बार होता है लेकिन टिकाऊ वस्तु से कम। ऐसी वस्तुएं जिनका प्रयोग कई बार होता है लेकिन टिकाऊ वस्तु से कम होता है उनको अर्ध टिकाऊ वस्तुओं के रूप में जानता है। इनका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कपड़े। अगर सही से पहनेंगे, सही से रखेंगे तो लंबे समय तक चलता रहता है, अन्यथा ये बहुत कम समय में बेकार हो जाता है। दूसरा एग्जाम्पल है क्रॉकरी आइटम। ठीक है, क्रॉकरीज आइटम, क्रॉकरी की वस्तु ये होती है संभाल के रखो तो चल जाएंगी, नहीं संभाल के रखोगे बहुत जल्दी छूट जाएंगी। इसको हम अर्ध टिकाऊ वस्तुओं के रूप में जानते हैं। फिर एक गैर टिकाऊ वस्तुएं। गैर टिकाऊ वस्तुओं को हम एक शब्द में एकल प्रयोग वस्तुएं बोलते हैं। एकल प्रयोग वस्तुएं, एकल प्रयोग वस्तु मतलब ऐसी वस्तुएं जिनका उपभोग, ऐसी वस्तुएं, इन वस्तुओं का उपभोग केवल एक बार ही होता है, इनका पुनः प्रयोग नहीं हो पाता है। जैसे फॉर एग्जांपल जितनी भी खाद्य सामग्रियां हैं, खाद्य वस्तुएं, खाद्य सामग्री मतलब जैसे आपका हो जाएगा साने खाने सब्जियां, ठीक है, फॉर एग्जांपल फल, फॉर एग्जांपल मिठाई, फॉर एग्जांपल स्टेशनरी। इनका प्रयोग लाइफ में एक ही बार होता है और एक बार करके इसकी उपयोगिता खत्म हो जाती है। उनको हम क्या बोलते हैं? गैर टिकाऊ वस्तु कहते हैं। लास्ट में है गैर पदार्थ वस्तुएं। गैर पदार्थ मतलब नॉन मटेरियल गुड्स, जिसको हम आंखों से देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। बेसिकली ये वस्तुएं हमारी क्या होती है? सेवाएं होती है, यानी कि सर्विसेज। और इनमें अगर हम बात करते हैं, जैसे हम बैंकिंग सर्विस की बात करेंगे, बैंकिंग सर्विस हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल हम शिक्षा की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल हम चिकित्सा की बात करते हैं, तो ये सब हमारा क्या है? गैर पदार्थ वस्तुओं के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी वस्तुएं। कौन सी वस्तुएं? उपभोक्ता वस्तुएं। कोई डाउट होता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जैसे हम इन वस्तुओं के बारे में पढ़ लेते हैं, नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं और यहां पर हमारे आता है उत्पादक वस्तुएं। उत्पादक वस्तुएं यानी कि कंज्यूमर गुड्स। उत्पादक वस्तुएं वह वस्तुएं होती है जिनका प्रयोग क्या होता है? जिनका प्रयोग एक उत्पादक द्वारा उत्पादन कार्य में की जाती है। ठीक है, एक उत्पादक द्वारा उत्पादन कार्य में होती है। तो उत्पादक वस्तुओं की जब हम बात करेंगे, यहाँ दो प्रकार की वस्तुएं होती है। एक होती है हमारी मध्यवर्ती वस्तुएं, मध्यवर्ती वस्तुएं जिसके बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, इंटरमीडिएट गुड्स मतलब ऐसी वस्तुएं जिनका प्रयोग अन्य वस्तुओं की प्रयोग होता है। लेकिन दूसरा जो टाइप है जिसको बोलते हैं पूंजीगत वस्तुएं, कैपिटल गुड्स, पूंजीगत वस्तुएं। ठीक है, पूंजीगत वस्तुएं एक तरीके से टिकाऊ वस्तुएं भी होती है। कौन सी वस्तु होती है? टिकाऊ वस्तु होती है। पूंजीगत वस्तुएं वह वस्तुएं होती है जिनकी सहायता से उत्पादन कार्य होता है। ठीक है, जिनकी सहायता से उत्पादन कार्य को कर, और इन वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जहां पर बहुत ज्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है और यह वस्तुएं उत्पादन प्रक्रिया में लंबी अवधि तक प्रयोग में आती रहती हैं, इसलिए इसको पूंजीगत वस्तुएं कहते हैं। और बेसिकली ऐसी वस्तुएं जिसमें क्या आता है? फर्नीचर आ जाता है, इसमें मशीनें आ जाती हैं, ठीक है, इसमें बिल्डिंग यानी कि भवन आ जाता है, इसमें पूरा प्लांट आ जाता है। तो ये सारी चीजें पूंजीगत वस्तुओं के रूप में इनको जाना जाता है। ठीक है, कंप्लीट हो गया वस्तुएं। अब वस्तुओं के पढ़ने के बाद नेक्स्ट जो टर्म आता है हमारा आगे पढ़ने के लिए, वो है निवेश।
निवेश बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर इसका दूसरा टर्म होता है विनियोग बोल सकते हैं, और इसको इंग्लिश में बोला जाता है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, निवेश, विनियोग या इन्वेस्टमेंट। अब यहां पर निवेश विनियोग क्या है? ठीक है, अब निवेश विनियोग का मतलब होता है पूंजीगत स्टॉक में, पूंजीगत स्टॉक में, पूंजीगत स्टॉक की वृद्धि के लिए किया गया व्यय। अगर जो भी पूंजीगत स्टॉक है, पूंजीगत पदार्थ है, उसको बढ़ाने के लिए हम जो भी खर्चा करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल क्या खरीदा, भवन किराए कर लिया तो उसको निवेश कहेंगे। फॉर एग्जांपल भूमि परचेज कर लिया, उसको हम वो बोलेंगे, निवेश बोलेंगे। फॉर एग्जांपल मशीन किराए कर लिया, उसको निवेश करेंगे। तो अगर पूंजीगत पदार्थों का किराया किया जाता है, उसके लिए व्यय किया जाता है, तो उसको निवेश कहते हैं। तो ऐसे निवेश के दो रूप होते हैं। वस्तुओं के आधार पर अगर हम कहें, यहां पर दो प्रकार के निवेश होता है। एक होता है स्टॉक विनियोग, ठीक है, इसको हम चल निवेश के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरा है स्थिर विनियोग, स्थिर विनियोग, जिसको हम फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। और इसको बोलते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि कच्चे माल या फिर स्टॉक पर किया गया व्यय। ठीक है, जो उत्पादन के साथ साथ क्या होता है, उत्पादन के साथ क्या होता है, परिवर्तन होता है। और वहीं पर अगर स्थिर विनियोग की बात करते हैं, यह वो विनियोग होता है जो स्थिर संपत्तियों पर किया जाता है। ठीक है, स्थिर संपत्तियों पर किया गया व्यय, उसको स्थिर विनियोग के नाम से हम जानते हैं। तो ये दो प्रकार का हुआ। इसी को थोड़ा सा और जानते हैं, विनियोग के प्रकार भी बोल सकते हैं, जहां पर विनियोग को दो और खंड में बांटा जाता है। एक होता है सकल विनियोग, ठीक है, और एक होता है शुद्ध विनियोग। सकल विनियोग और शुद्ध विनियोग। शुद्ध मतलब नेट इन्वेस्टमेंट, और इधर हो गया ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, शुद्ध विनियोग और सकल विनियोग में क्या फर्क है? इन दोनों में एक चीज का फर्क है, मूल्यह्रास। मूल्यह्रास, जिसका कई सारे नाम है, जिसको हम घिसावट व्यय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घिसावट व्यय। या फिर अचल संपत्तियों को भोग भी बोलते हैं, अचल संपत्तियों का उपभोग। जैसी जो संपत्ति होती है उसके कुल मूल्य पर, ठीक है, कुल मूल्य पर किया गया निवेश होता है या किया गया व्यय होता है। मतलब उसकी जो वैल्यू होती है, उसने मूल्यह्रास घटाया नहीं, तो उस पर जो व्यय करेंगे उसको विनियोग कहेंगे। लेकिन सकल विनियोग से मूल्यह्रास को अगर क्या कर दिया जाए, घटा दिया जाए, माइनस करेंगे, तो शुद्ध विनियोग की प्राप्त करेंगे। तो यहां से एक फार्मूला बनता है हमारा कि जब हम ग्रॉस वैल्यू से, ग्रॉस मतलब सकल मूल्य में से माइनस कर देंगे, किसको? यहां से माइनस कर दिया जाता है मूल्यह्रास को, तो हमेशा हमें प्राप्त होता है क्या चीज? शुद्ध मूल्य। क्या प्राप्त होता है? नेट, यानी कि शुद्ध मूल्य प्राप्त होता है। इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये हो गया हमारा सकल और शुद्ध का कॉन्सेप्ट। इसके बाद एक वर्ड और है जो हमें पढ़ना है, वो वर्ड हमारा क्या है, अंतर में भी आता है, अलग अलग पूछा जाता है, वो स्टॉक और प्रवाह। प्रवाह यानी कि फ्लो, और दूसरा होता है स्टॉक। ठीक है, वो क्या है? स्टॉक है। तो एक है प्रवाह और दूसरा है स्टॉक।
अब स्टॉक और फ्लो होता क्या है वो समझना पड़ेगा। सबसे पहले हम फ्लो की बात करते हैं। फ्लो मतलब क्या होता है? फ्लो मतलब बहना, बहाव, मतलब एक ऐसा चीज जहां परिवर्तन होता है। क्या होता है? जहां परिवर्तन होता है वो प्रवाह होता है। मतलब एक निश्चित समय अवधि में, एक निश्चित समय अवधि में मापी गई चरों की मात्रा। और जब समय अवधि की बात करते हैं, समय का मतलब होता है जैसे प्रतिदिन कितना हुआ, या फिर प्रति घंटे की बात करेंगे, या फिर प्रति मिनट की बात करेंगे, या फिर हम प्रति वर्ष की बात करेंगे। मतलब यहाँ पर समय अवधि जुड़ जाता है। इसलिए कहते हैं यह एक गत्यात्मक कॉन्सेप्ट है। गत्यात्मक मतलब जहां पर परिवर्तन होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सफर, नदी का प्रवाह, नदी का जल हो गया, ये प्रवाह हो गया। जैसे आय हो गई, आय हमेशा प्रति महीने की होती है, प्रतिदिन की होती है, प्रति घंटे की होती है। समय के साथ जो शब्द समय के साथ जुड़ जाता है, जैसे व्यय होता है, एक दिन का कितना खर्चा हुआ, एक मिनट का कितना व्यय हो गया, समय जुड़ गया। ठीक है, तो इन सबको हम क्या बोलते हैं? प्रवाह बोलते हैं। जबकि जब हम स्टॉक की बात करते हैं, स्टॉक का मतलब होता है एक स्थिर अवधारणा जहां पर किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। मतलब एक निश्चित समय बिंदु पर मापी जाने वाली मात्रा। एक निश्चित समय बिंदु पर अगर किसी वस्तु की मात्रा को मापी जाती है तो उसे स्टॉक कहते हैं। जैसे सुबह सुबह दुकान खोला, सामने जो सामान रखा हुआ उस टाइम, पर्टिकुलर टाइम, उसको स्टॉक कहते हैं। एक निश्चित समय पर स्कूल में जितने बच्चे होते हैं उसको हम स्टॉक कहते हैं। तो स्टॉक एक स्थैतिक अवधारणा है। कैसी अवधारणा है? स्थैतिक अवधारणा है, मतलब जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। एक निश्चित समय बिंदु की बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल तालाब का पानी, तालाब का पानी रुका हुआ रहता है, ठीक है, निश्चित समय पर। नदी का पानी बहाव होता है, तो ये प्रवाह है। तालाब के पानी में कोई बहाव नहीं होता, वो रुका हुआ है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्टॉक बोलते हैं। जैसे गोदाम में रखा गेहूं, गोदाम में रखा गेहूं, ठीक है, वो स्टॉक है। ऐसे ही जो बैंक बैलेंस है वो हमारा क्या है? स्टॉक है। ठीक है, विद्यालय में बच्चों की संख्या, विद्यालय में छात्रों की संख्या, ये सब हमारा क्या है? स्टॉक है। तो जैसे ही आपके इसमें अंतर पूछा जा सकता है, इसमें अर्थ पूछा जा सकता है, तो आपको ये कंप्लीटली बताना है। ठीक है, तो हमारा ये मूलभूत अवधारणाओं का कॉन्सेप्ट यहीं पर क्लियर हो जाता है। कोई और डाउट है तो बताइएगा, क्लियर कर देंगे। इसी तरह से हर एक ऐसा टॉपिक जो एग्जाम में लगातार आया हुआ है, रिपीट होता है, उन सभी टॉपिक को हम इस सीरीज में रिवीजन कर लेंगे। आपको लगता है कुछ मैं छोड़ रहा हूं चैप्टर वाइज, ये चैप्टर 1 में हमारा कंप्लीट हो जाता है 2 टॉपिक में। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे जहां पर आय का चक्रीय प्रवाह हो गया, राष्ट्रीय आय का कॉन्सेप्ट, इन सब के बारे में। कोई भी टॉपिक जो आपको समझना है उस टॉपिक को कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, सर मुझे ये वाला टॉपिक समझना है, मैं उस टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में जरूर इंक्लूड करूंगा। चैप्टर टू चैप्टर हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। आपका कोई सजेशन है, आपको कोई फीडबैक है, वो जरूर बताइएगा। ठीक है, आपको अच्छा लग रहा है ये सीरीज तो जल्दी लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी इसका फायदा मिले। तब तक ये थैंक यू एंड बाय।